Hello students. So in this video we are going to study chapter 1 of your science, that is chemical reactions and equations. Chemical reactions and equations इस वीडियो में हम सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन मतलब केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है और किस तरह से रिप्रेजेंट की जाती है. सो व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल रिएक्शंस बेसिकली होती क्या है कि आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ रखा है. फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? वो सारे चेंजेस जिसमें सिर्फ किसी भी सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना होकर सिर्फ फिजिकल स्टेट में ज्यादा चेंज हो जाए और इस तरह से कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. लेकिन केमिकल चेंज में, केमिकल कंपोजिशन में हमें एक चेंज देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वो एक उसके नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है. दैट मीन्स कुछ नया बन जाता है. सो जहां भी कहीं केमिकल चेंज होता है, जहां भी कोई केमिकल चेंज हमें दिखाई दे, वहां हम कहते हैं कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई है जरूर, जिसकी वजह से हमें केमिकल चेंज देखने के लिए मिला है. सो व्हेनेवर अ केमिकल चेंज अकर्स वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते भी हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, साथ ही चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही का बनना. दूध की प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, लेकिन जब उससे दही बनाई जाती है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल मिल्क से अलग होती हैं. वो टेस्ट में मिल्क से बिल्कुल डिफरेंट होती है. क्यों? क्योंकि उसमें केमिकल चेंज देखने के लिए मिलता. तो हम कहेंगे कि यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है. अब केमिकल रिएक्शंस हुई है, ये कैसे हमें पता चलेगा? तो उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं, यानी कि अगर हमें सिर्फ देख के या वी कैन से उसकी फिजिकल स्टेट को देख के या सिर्फ ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ों को बताना हो कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुई है, तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं. सो एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. हो सकता है कि उस सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हो गया हो, चेंज इन स्टेट. इट मे बी पहले सॉलिड हो सकता है वो बाद में मेल्ट होके लिक्विड फॉर्म में बन गया हो, या लिक्विड फॉर्म में रहा हो उसके बाद वो वेपराइज हो गया हो. चेंज इन कलर, हो सकता है कि हमें उसके कलर में चेंज देखने के लिए मिले. थर्ड, एवोल्यूशन ऑफ गैस, उसमें से कोई गैस इवॉल्व हुई हो, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, जो भी हमारा सब्सटेंस था उसमें जैसे ही कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है, हो सकता है कि उसमें अपने आप आपके बिना कुछ किए टेम्परेचर में चेंज देखने के लिए मिला हो. जैसे आप किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिलाएंगे और उनमें आपस में रिएक्शन होने की वजह से उनका टेम्परेचर अचानक से चेंज हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है. नाउ व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ही केमिकल इक्वेशन है. जैसे आप मैथ्स में पढ़ते हैं ना, अलजेब्रा से आप एक्स और वाई की टर्म्स में कोई एक रिलेशन शो कर सकते हैं. इट्स समथिंग लाइक दैट कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को यूज किया जाता है. अ केमिकल इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन. सो शुरू क्यों की गई? आप केमिकल इक्वेशन लिखने की हमें ज़रूरत क्या पड़ती है? क्या हम चीज़ों को अपनी नॉर्मल सेंटेंस फॉर्म में लिख के काम नहीं कर सकते? The description of a chemical reaction in a sentence form is quite long. Sentence form में किसी भी chemical reaction का description बहुत लंबा होता है. So in a shorter form we write it in a form of word equation. तो short में हम इसे word equation के form में लिखते हैं, और in simpler और more concise form, या उसे और ज़्यादा सिंपल तरीके से और ज़्यादा बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से लिखने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल इक्वेशन फॉर्म का. अब केमिकल इक्वेशन फॉर्म लिखने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना पड़ेगा. उसके बाद हम देखते हैं कि केमिकल इक्वेशंस को लिखा कैसे जाता है. सो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. फर्स्ट वन इज रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स नाम से ही पता चल रहा है वो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं. So the substances that undergo a chemical change, वो सब्सटेंस जिनके अंदर आपस में रिएक्शन होके कोई केमिकल चेंज हमें देखने के लिए मिला है, उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है. दूसरी तरफ प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स जो फाइनल हमें सब्सटेंस मिला है. सो द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. सो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं और फाइनली हमें जो सब्सटेंस देते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. अब इक्वेशन को लिखने का तरीका. इक्वेशन को, ये एक रिएक्शन इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें कोई भी आपकी केमिकल का यूज नहीं किया है. ये सिंपल एक जनरल ABCD की टर्म्स में से ए एक सब्सटेंस है, बी एक सब्सटेंस है, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं C और D, दो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. सो ए और बी को क्या कहा जाएगा? रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और हमें दे रहे हैं C और D.
बीच में एक एरो हेड लगा होता है जो दिखाता है कि रिएक्शन ए और बी के बीच में हुई है और मिला है सी और डी। ये हमेशा प्रोडक्ट्स की तरफ एरो हेड होता है। सो द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट्स को लिखा जाएगा। नाउ प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट्स को राइट साइड में लिखा जाएगा, बीच में प्लस साइन तब जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, एक ज्यादा प्रोडक्ट्स हो। रिएक्टेंट्स ऑब्वियसली ज्यादातर एक से ज्यादा ही होंगे, सिर्फ कुछ ही टाइप की ऐसी रिएक्शन है जो अकेला रिएक्टेंट को सिर्फ हीट प्रोवाइड करा के एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल सकते हैं। सो प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। नाउ द एरो हेड पॉइंट्स टूवर्ड्स द प्रोडक्ट। एरो हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ हेड करेगा क्योंकि ये डायरेक्शन दिखाता है रिएक्शन की। ये रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे दिखा रहा है कि ए और बी को रिएक्ट कराया है तब सी और डी बने हैं। अगर हम C प्लस डी से एरो ए और बी की तरफ रखते तो हम कहते हैं कि C और D आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये रिएक्टेंट बन जाएंगे और ए और बी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। केमिकल रिएक्शन को लिखने का तरीका प्लस केमिकल रिएक्शन को एक बहुत ही सही तरीके से कैसे लिखा जाता है। सो केमिकल रिएक्शन सपोज एक केमिकल रिएक्शन सपोज करते हैं कि एक मैग्नीशियम रिबन था और उसे ऑक्सीजन में बर्न किया गया, मतलब एयर की प्रेजेंस में बर्न किया गया। ऑब्वियसली एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है और ऑक्सीजन के बिना हम किसी भी चीज को बर्न नहीं कर सकते, ऑक्सीजन के बिना कंबशन पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम कह रहे हैं कि उसे ऑक्सीजन में बर्न किया गया, दैट मीन्स एयर की प्रेजेंस में उसको बर्न किया गया, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होने की वजह से वो बर्न हो पा रही है। सो एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया ऑक्सीजन में, तो बर्निंग के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये केमिकल रिएक्शन हुई। मैग्नीशियम रिबन एक डिफरेंट तरीके के चीज है देखने में और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडरी सब्सटेंस मिलता है। सो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी चीज को मैंने लिखा है सेंटेंस फॉर्म में, लेकिन जब हम इसको और थोड़ा सा सही तरीके से लिखेंगे, सेम केमिकल रिएक्शन को हम वर्ड इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे, सेम चीज को दिखाना है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हुई है और हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या थे, रिएक्टेंट्स, और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया हमारा प्रोडक्ट। सो ये आपकी वर्ड इक्वेशन फॉर्म है जिसमें मैंने उसी सेंटेंस को शॉर्ट में मेन वर्ड्स का यूज करके लिख लिया है। नाउ इसी इक्वेशन को मैं, इसी रिएक्शन को मैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के लिए मैं इनके केमिकल सिंबल्स का यूज करूंगी। मैग्नीशियम को रिप्रेजेंट किया जाता है Mg से, ऑक्सीजन को O2 से, और मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है MgO। सो दिस Mg प्लस O2 हो गए आपके रिएक्टेंट्स और MgO बन गया आपका प्रोडक्ट, और ये आपकी केमिकल इक्वेशन फॉर्म है जहां आप केमिकल सिंबल्स का यूज करें, और ये आपका सबसे सही तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का। ये शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल है और एक साइंटिफिक तरीका है। नाउ इससे आगे अगर आप देखें तो इस रिएक्शन को अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक Mg था, यहाँ पर भी एक Mg है, प्रोडक्ट में भी। यहाँ O के दो आपके पास एटम्स है, लेकिन यहाँ से दो के, यहाँ ऑक्सीजन के एक एटम है, तो वो एक एटम कहाँ चला गया। इस चीज को जब डीपली थोड़ा सा स्टडी किया जाता है तो हम देखते हैं कि हमें क्या करना होता है, हमें एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन चाहिए। अब वो क्या है, काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स को काउंट कर लीजिए। अगर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों जगह पर नंबर ऑफ एटम्स सेम है तब हम कहेंगे इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ऊपर वाली इक्वेशन तो बैलेंस्ड नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड कही जाती है। अगर नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अलग अलग आ रहे हैं तो हम कहते हैं इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड कही जाती है, क्योंकि एक तरफ मास ज्यादा हो जाएगा, एक तरफ मास कम रह जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसी इक्वेशन को जो केमिकल इक्वेशन बिल्कुल सही से केमिकल रिएक्शन तो रिप्रेजेंट करे लेकिन बैलेंस्ड ना हो, उसे हम कहते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। सो स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस क्या है, जो एक रिएक्शन क्या हो रहा है
उस चीज को रिप्रेजेंट तो कर पा रही हैं। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जा रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। ये चीज हमें इक्वेशन देख के क्लियर हो रही है, लेकिन ये अभी बैलेंस्ड नहीं है, इसीलिए इसके लिए स्केलेटल केमिकल इक्वेशन का काम करेगी, लेकिन हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन में मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही बिल्कुल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो जितना मास रिएक्शन से पहले था उतना मास रिएक्शन के बाद भी होना चाहिए। So total mass of the elements present in the products of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants. Chemical reaction में जितने reactants का mass है उतना ही total आपका products का mass भी होना चाहिए। अगर दूसरे words में कहें तो number of atoms of each element remains same before and after a chemical reaction। किसी chemical reaction से पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के सेम होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन अनबैलेंस्ड है एंड वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। किसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को हम पहले बैलेंस करते हैं। किसी इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है उसके लिए कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, जिसके बारे में मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।